हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लाया हूं हिस्ट्री का 7वां चैप्टर, विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आप रिवीजन कर रहे हो, अगर आपको कंसेप्ट कंप्लीट कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा। मैं इस जो आपका चैप्टर है इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार नोट्स बना के लाया हूं। आप देख रहे हैं वन लाइनर नोट्स, एक लाइन में एक चीज कंप्लीट, एक लाइन में एक चीज कंप्लीट, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे और पूरा रिवीजन हो जाएगा। या पहली बार पढ़ रहे हैं तो शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक कंप्लीटली विजयनगर साम्राज्य को समझेंगे। हालांकि विजयनगर एक शहर भी है और विजयनगर एक साम्राज्य भी है, और साथ ही साथ आपको एक और चीज जानने को मिलेगी कि इसका दूसरा नाम क्या था। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विजयनगर साम्राज्य को दूसरे किस नाम से जानते थे। चलो भाई शुरू करते हैं। विजयनगर एक साम्राज्य, पहले एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, बहुत ही सिर्फ 1 मिनट में। क्या है कि विजयनगर अथवा विजय का शहर, विजय मैंने जीत, विजय मैंने जो जीत होती है उसका एक शहर, एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। मतलब इसे इसी विजयनगर के नाम से पूरे साम्राज्य को जाना जाता था, और इसी विजयनगर से एक नगर का भी उल्लेख होता है, मतलब उस नगर को भी विजयनगर कहते थे। साम्राज्य की स्थापना, इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि 1336 में इसकी स्थापना होती है, और जो शताब्दी होती है वो हमेशा एक आगे चलती है सन से। ठीक है, अभी जैसे 2000 चल रहा है ना, 2026, 2027, 2028, तो ये शताब्दी 21वीं हो गई। तो इस तरीके से 1336 में स्थापना हुई थी, यानी वो 14वीं शताब्दी थी। प्यारे विद्यार्थियों, दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे जो चार राजवंशों ने शासन किया था, तो क्रम से वो राजवंश कौन से थे और किस राजवंश में आपको कौन सी चीज याद रखनी, क्योंकि वही परीक्षा में पूछी जाती है। चारों राजवंश को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखना है। अब इस साम्राज्य के विस्तार की अगर हम बात करें तो बच्चों ध्यान देना कि अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य अपने जो ये साम्राज्य है, ये कृष्णा नदी अपने चरमोत्कर्ष पर, यह कृष्णा नदी से लेकर के प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। लास्ट जो दक्षिण भारत है वहां तक फैला हुआ था, कृष्णा नदी से लेकर के। जब इसका चरमोत्कर्ष था, जब सबसे ज्यादा इसका विस्तार हुआ था, तब की बात हो रही है। इस साम्राज्य का पतन कब हुआ था? 1565 में। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा, एक तरफ तीन राज्य मिलकर के विजयनगर पर आक्रमण किया था, तालीकोटा का युद्ध जिसे हम कहते हैं, या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। 1565 ईस्वी में इस साम्राज्य पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में ये उजाड़ दिया गया। अब एक नाम आता है हम्पी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये नाम की उत्पत्ति। यद्यपि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था, फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, यानी कृष्णा ऊपर की नदी कृष्णा, नीचे तुंगभद्रा, इनके बीच का जो भूभाग है ये दोआब कहलाता है। इस दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह हम्पी नाम से जीवित रहा, और इस नाम का उद्भव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से जुड़ा हुआ है। यह भी याद रखना, आपको कई बार पूछा जाता है कि हम्पी का नामकरण किसके पीछे हुआ है, तो यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी है पंपा देवी, उसके नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा था। पुनः खोज, मौखिक परंपराओं, पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने इस साम्राज्य को फिर से खोजने में विद्वानों की सहायता की थी। तो ये तो एक परिचय था, एक सामान्य परिचय हमने देखा, स्थापना कब हुई, किसने करी थी, किस भूभाग को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। अब हम चलेंगे कि एक एक करके हम ये सारी चीजें जानेंगे। एक जो हम्पी के बारे में, हम्पी की खोज के बारे में जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी का जो विवरण आता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। खोज का आरंभ, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता यानी इंजीनियर और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन्स मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहाँ हाईलाइट करके वो सारी चीजें कवर करी है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से प्रश्न बन सकता है। इसलिए क्लास को स्किप मत करिएगा, इसे कंप्लीटली देखिए। पहला मानचित्र, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत मैकेंजी ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। खोज किसने करी थी, यानी इसे प्रकाश में किसने लाया? वो भी कर्नल कॉलिन्स मैकेंजी ने। कर्नल कॉलिन्स मैकेंजी कौन थे? ये एक इंजीनियर थे, और साथ ही साथ ये एक पुरातत्वविद भी थे, और
इन्होंने ही फिर यहाँ जब घूमे, देखा पूरा इलाका, तो इसका एक नक्शा बनाया था, है ना। इन्होंने एक इसका सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित है। इसके बारे में प्रारंभिक जो जानकारी है वो किसने दी है? जो यहाँ की जो मातृ देवी थी पंपा देवी, जिसके नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा, और एक यहाँ पे मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। तो यहाँ के जो पुजारी है, इन पुजारियों ने इसके बारे में जो है वो पूरा प्राचीन जानकारी उपलब्ध कराई थी, प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध कराई थी। अध्ययन और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया। अब 1500 बात करते हैं 1556 की, प्रिय विद्यार्थियों। 1556 ईस्वी छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों की चित्र संकलित करने शुरू किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर सके। और 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू किया। नेक्स्ट, इतिहास का पुनर्निर्माण। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का मिलान विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल। अब देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कर्नल कॉलिंस मैकेंजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म 1754 में हुआ था और ये एक प्रसिद्ध अभियंता थे, यानी इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे और मानचित्रकार थे। इनके बारे में एक और बात ध्यान रखिए कि 1815 ईस्वी में इन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है वो बनाया गया था। बस इतना सा इनके बारे में याद रखिए, बाकी ज्यादा चीजें आपको नहीं ध्यान देनी है। अब बात करेंगे शासक, व्यापारी और युद्ध कला। प्रिय विद्यार्थियों, सीमावर्ती संघर्ष। विजयनगर के शासकों ने अपनी उत्तरी सीमाओं पर समकालीन राजाओं जैसे दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ उपजाऊ नदी घाटियों और विदेशी व्यापार के लिए निरंतर संघर्ष किए थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान। इन राज्यों के बीच आपसी संपर्क से विचारों का विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ। विजयनगर के शासकों ने चोलों, जो तमिलनाडु में थे, और होयसालों, जो कर्नाटक में थे, जैसे पूर्ववर्ती शक्तियों की मंदिर निर्माण परंपराओं को अपनाया और नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। अब महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको पूछा था ना कि विजयनगर को और किस नाम से जाना जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक राज साम्राज्यमो। जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वही समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी थी। तो वो जो नाम था वो क्या था? कर्नाटक साम्राज्यमु। शासक और व्यापारी संबंध। घोड़ों का आयात। इस काल में जो ये 14वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी ना, इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित थी, जिसकी अश्वसेना, घुड़सेना जितनी ताकतवर होती थी वो पलड़ा भारी रहता था। इसीलिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत ही महत्वपूर्ण था। व्यापारिक समूह। आरंभिक चरणों में घोड़ों के व्यापार पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। व्यापारियों के साथ स्थानीय जो समूह होते थे उनको कुदिरई चेट्टी यानी घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। उसके बाद फिर पुर्तगालियों का आगमन होता है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने लगे। उनकी बंदूक जैसी बेहतर सामरिक तकनीक ने उन्हें इस काल में उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें खास खास चीजें बताऊंगा जो केवल आपके काम की है, और बाकी जो कंप्लीट आपको चीजें पढ़नी है तो ये नोट्स मेरे ऐप में आपको मिल जाएंगे। और ऐप डाउनलोड करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं विजयनगर के प्रसिद्ध बाजार। विजयनगर अपने मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। व्यापार यहाँ की समृद्ध जनता के लिए प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था, जो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे। अब राजस्व। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। ठीक है, ये तो कॉमन चीजें हो गई। शासकों की उपाधियां। अब यहां से प्रश्न बनता है गजपति। ध्यान देना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। गज मैंने हाथी, पति मैंने स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। तो गजपति कहां के शासक थे? उड़ीसा के, 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट आता है अश्वपति। अश्व मैंने घोड़ा, पति मैंने स्वामी। लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। उड़ीसा के गजपति और दक्कन के घोड़ों के स्वामी। नरपति। नर मैंने पुरुष, पति मैंने स्वामी, यानी मनुष्यों के स्वामी। विजयनगर के रायों, राय मतलब वहां के जो शासक थे वो अपने आप को राय कहलाते थे, राय नाम से संबोधित किया जाता है। इनको लोगों का स्वामी कहा जाता है। तो गजपति, अश्वपति और नरपति, ये आपको ध्यान रखना है।
अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है दोस्तों, कृष्णदेव राय की अमुक्तमाल्यद रचना जो है इन्होंने लिखी थी। कृष्णदेव राय इसी विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश के शासक थे। इसको अपन आगे जाके प्रत्येक वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे वहां पे अपन को पता चलेगा। तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में शासन कला पर अमुक्तमाल्यद नामक कृति लिखी थी। इसमें उन्होंने राजा को बंदरगाहों को सुधारने, वाणिज्य को प्रोत्साहन करने और विदेशी व्यापारियों को तोहफे और उचित मुनाफा देकर अपने साथ संबंध करने की सलाह दी, ताकि घोड़े और हाथी शत्रुओं तक न पहुंच सके। मतलब ये चीजें की, जो विदेशी लोग आते हैं, जो घोड़े लेकर के आते हैं, इनका मान सम्मान करो, इनको सुविधाएं दो, ताकि जो हमारे दुश्मन है उन तक ये चीजें न पहुंचे। ऐसा कृष्णदेव राय ने बताया था। कृष्णदेव राय का ऐसा मत था और उनकी जो रचना है इसे जरूर याद रखिए, अमुक्तमाल्यद ग्रंथ जो है वो इन्होंने लिखा था। अब देखो नेक्स्ट बच्चों ध्यान देंगे, राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन। अब क्या हुआ कि राजकीय वंश और सत्ता के दावेदार, विजयनगर की राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर थे, यानी सैनिक कमांडर भी शासक बनना चाहते थे। राजवंशों का क्रम, सबसे पहले बात करेंगे संगम वंश। अब ये चारों वंश मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आराम से याद कर लेना, इससे बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं जाएगा। विजयनगर का पहला राजवंश जिसने 1485 ईस्वी तक नियंत्रण रखा था वो संगम वंश था, और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उसके बाद आता है दूसरा वंश, सुलुव वंश। प्यारे बच्चों ध्यान देना, सुलुव वंश ये सैनिक कमांडर थे जिन्होंने संगम वंश को उखाड़ फेंका और 1503 ईस्वी तक सत्ता में रहे। ठीक है, 1485 से लेकर के 1503 ईस्वी, तकरीबन 15 और 3 18 वर्षों तक जो है वो ये रहे थे। और ये कौन थे भाई? ये सैनिक कमांडर थे। आगे देखो, नेक्स्ट आता है तुलु वंश। सुलु वंश के बाद सत्ता में आए और महान शासक कृष्णदेव राय इसी राजवंश से संबंधित, जो तो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक वो है विजयनगर के, वो है कृष्णदेव राय। और ये कृष्णदेव राय इस तीसरे वंश से संबंधित थे जिसका नाम था तुलु वंश, तीसरा तुलु। और नेक्स्ट आता है अराविदु वंश। 1542 ईस्वी तक केंद्र पर नियंत्रण इस वंश के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक काबिज रहा। तो इस प्रकार संगम, सुलु, तुलु और अराविदु वंश। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 तक, है ना, 20 वर्षों तक। विस्तार और सुदृढ़ीकरण, उन्होंने शासन की मुख्य विशेषता राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया था। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो विजय हैं वो इस तरीके से है। 1512 तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र जो है वो हासिल किया, जिसे दोआब कहते हैं। तुंगभद्रा कृष्णा, तुंगभद्रा दोआब, इसे रायचूर दोआब भी कहा जाता है। याद रखना, रायचूर दोआब के क्षेत्र पर किसने कब्जा किया था? कृष्णदेव राय ने। 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया। उड़ीसा के शासक जिनको हम क्या कहते थे भाई? जिनको हम गजपति कहते थे, है ना, गजपतियों का इन्होंने क्या किया भाई? दमन किया। गजपतियों का इन्होंने दमन किया। और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया, है ना, दक्कन के सुल्तानों को इन्होंने क्या किया भाई? पराजित किया। तो इन्होंने अपने आसपास के समस्त शत्रुओं को हरा दिया था। शांति और समृद्धि, यद्यपि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला, क्योंकि जब राजा शक्तिशाली होता है तो पड़ोसी जो शत्रु होते हैं वो भी शांत बैठते हैं, हमला करने की कोशिश नहीं करते हैं। स्थापत्य में योगदान, अब उन्होंने कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण करवाया और दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम, गोपुरम जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है, को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। ध्यान रखना, एक नगर भी बसाया था इन्होंने, एक ग्रंथ लिखा था, हमने देखा अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने करी थी, और एक नगर बसाया था अपनी मां की स्मृति में। उस नगर का नाम था नगलपुरम नगर। ठीक है, ये जो है वो विजयनगर के पास में इन्होंने एक शहर बसाया था। साम्राज्य का पतन, और प्यारे विद्यार्थियों अगर हम इसकी युद्ध की प्रक्रिया देखें तो सबसे पहले तनाव का काल। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 ईस्वी में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा और उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों और सेनापतियों से चुनौती मिलने लगी। अब नायक और अमर नायक की एक परंपरा जो इन्होंने स्थापित की थी उसको भी हम आगे देखेंगे। वो जो नायक जो इनकी सहायता के लिए ये जो परंपरा शुरू करी थी, जब राजा कमजोर होने लगा तो इन्हीं नायकों ने फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया। सैनिक महत्वाकांक्षाएं, विजयनगर शासकों और दक्कन के सल्तनतों के बीच सामरिक महत्वाकांक्षा के चलते समीकरण बदलते रहे।
तालीकोटा का युद्ध। अब 1565 का समय आता है और 1565 में विजयनगर की सेना, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे राम राय, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना बच्चों, राम राय के नेतृत्व में राक्षस तांगड़ी या फिर तालीकोटा, जिसे तालीकोटा भी कहा जाता है, के युद्ध में उतरी थी। तो विजयनगर का नेतृत्व, विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ के प्रधानमंत्री राम राय ने किया था। और दूसरी तरफ यहां विजयनगर को क्या हुआ? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन तीनों की संयुक्त सेना से युद्ध करना पड़ा और जिसमें विजयनगर की करारी हार हुई। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर को लूटा और कुछ ही वर्षों में यह शहर जो है वो उजाड़ दिया गया। नया केंद्र, अब विजयनगर का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। अब ये चीज महत्वपूर्ण रहेगी कि विजयनगर का जो चौथा राजवंश था, अराविदु राजवंश, उसने कहां से शासन किया था? तो आप दो नगरों का नाम रखिए, याद रखिए, पहले तो पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमने विजयनगर के साम्राज्य के बारे में, चारों राजवंशों और इनके शासकों के बारे में देखा। ठीक है, फिर शासकों और सुल्तानों के बीच संबंध, यहाँ पे कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, राज्य की स्थापना, यवन राज्य की स्थापना करने वाला, यहां से ये प्रश्न जरूर बनता है, ध्यान देना। यवन राज्य की स्थापना करने वाला बिरुद किसने धारण किया था? यह उपाधि किसने धारण की थी? तो बच्चों याद रखना, कृष्णदेव जो राय थे, कृष्णदेव राय ने सल्तनों में सत्ता के दावेदारों का समर्थन किया था और यवन राज्य की स्थापना करने वाला बिरुद इन्होंने धारण किया था, यह आपको ध्यान देना है। बीजापुर के सुल्तान ने भी कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर के उत्तराधिकार विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। राम राय की जोखिम भरी नीति, एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की जो कोशिश थी, उसके कारण बाकी जो तीनों पड़ोसी राज्य थे वो एक हो गए और इन्होंने विजयनगर पर हमला कर दिया। अब देखो नेक्स्ट, हाँ, अब यहां से एक महत्वपूर्ण चीज आपको और ध्यान देनी है, राय और नायक। ठीक है, राय और नायक। नायक क्या था? साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो आमतौर पर किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, वो नायक होते थे। ठीक है, ये इनको साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। फिर ये प्रमुख उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और किसान भी इनका साथ देते थे। आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। ये आपको चीजें ध्यान रखनी, कई बार पूछा जा सकता है, नायक और अमर नायक प्रणाली में क्या अंतर है? नायक कौन होते थे, अमर नायक कौन होते थे, राय कौन होते थे? ये इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। कई नायकों ने विजयनगर शासकों की प्रभुसत्ता स्वीकार की थी, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे, जिन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से वश में किया जाता था। अब आता है अमर नायक प्रणाली। अमरनायक प्रणाली, यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ये खोज जो है वो राज्य की थी, जिसके कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। ठीक है ना, तो दिल्ली सल्तनत में जो एकता प्रणाली थी, इसके समान विजयनगर साम्राज्य की जो प्रणाली थी, इसे हम अमरनायक प्रणाली कहते हैं। अमरनायक कौन होते थे? ये सैनिक कमांडर थे, ये सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। मतलब शासक जो थे विजयनगर के, वही इनकी नियुक्ति करते थे, इनको कुछ क्षेत्र दे करके प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी देते थे। राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया, अब ये लोग क्या करते थे? ये जो अमर नायक होते थे, ये किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व और कर वसूल करते थे। राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। यह दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करता था, मतलब जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता भी जो है वो इनको दी जाती थी और राजस्व का कुछ हिस्सा मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। राजा के प्रति स्वामी भक्ति, ये जो अमर नायक थे, इनको वर्ष में एक बार राजा से भेंट करनी पड़ती थी और उसके प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करनी पड़ती थी और राजा भी इन पर अपना नियंत्रण रखने के लिए इनको समय समय पर क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते थे। स्वतंत्रता और विघटन, 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जिससे केंद्रीय राजकीय ढांचे का तेजी से विघटन होने लगा। प्रमुख नायक शक्तियों के केंद्र थे चंद्रगिरी, मदुरै, इक्केरी, तंजावुर और मैसूर। ठीक है भाई, विजयनगर, जल संपदा और किलेबंदी, यहां से एक प्रश्न हर बार बनता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जल प्रबंधन की, जल संपदा की। प्राकृतिक कुंड, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की सबसे चौंकाने वाली जो स्थिति है वो है तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड जो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। भौगोलिक परिवेश, आसपास का भूदृश्य ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर कधनी बनाती हुई प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं इस नदी में आकर के गिरती है और इससे जो पानी बहता है उससे इनका जल का संकट कभी नहीं आता। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक मिनट।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब यहां से क्या होता था, जलाशयों का निर्माण। ठीक है, तो लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बना करके अलग अलग हौज तैयार किए गए थे। जल प्रबंधन की प्रमुख संरचनाएं, एक था कमलापुरम जलाशय। ठीक है, इसको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इसके पानी से खेतों को सींचा जाता था और इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी लाया जाता था। नगलपुरम जलाशय, कमलापुरम जलाशय आपको ध्यान रखना है। हरियर नहर, यह सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक है। इसमें तुंगभद्रा नदी पर बने बांध के पानी से जल लाया जाता था और इसका प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सींचने में किया जाता था। तो दो चीजें, एक तो आपको कमलापुरम जलाशय, एक नगलपुरम तो नगर बसाया था कृष्णदेवराय ने अपनी माता की स्मृति में, और ये कमलापुरम ये एक जलाशय है और साथ ही साथ हिरिया नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी से इसमें पानी लाया जाता था। बात करते हैं किलेबंदी की। प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा आपको फास्टली समझा रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका, और एक बार चैप्टर अगर आपने किताब से पढ़ा और समझ में नहीं आया तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कंप्लीट नोट्स है ना, मैंने बेस्ट तरीके से आपके हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं, और आप कंप्लीट नोट्स अगर डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए, उसकी प्रिंट निकालिए। आपको हमारे ऐप का लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको कंप्लीट कोर्स भी अगर आप चाहते हैं तो मिलेंगे, जहां पे क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, किलेबंदी की बात करते हैं। फारस के शासक का दूत था अब्दुल रज्जाक। देखो कई बार इन विदेशी जो आए थे, यात्री जो आए थे, इनके विवरण के बारे में पूछा जाता है, कौन कहां से आया था ये भी पूछा जाता है। तो विजयनगर राज्य में बहुत सारे विदेशी जो आए थे यात्री, इनका आपको ध्यान रखना। एक था अब्दुल अब्दुल रज्जाक, कहां से आया था, फारस से आया था, 15वीं शताब्दी में आया था। विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। इसमें 7 स्टेप से 7 चरण थे। घेरे गए क्षेत्र, इन दीवारों से न केवल शहर को बल्कि कृषि क्षेत्रों और जंगलों को भी घेरा गया था। ऐसे पूरी विजयनगर, पूरे साम्राज्य की, पूरे नगर की जो घेराबंदी की गई थी ना, और खेत भी इसके अंदर आ गए थे घेरे में, तो उनकी सुरक्षा हो जाती थी। निर्माण तकनीक, सबसे बाहरी दीवार पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजकीय संरचना थोड़ी सुंडाकार होती थी। पत्थर के टुकड़े फनाकार होते थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे और गारे और जोड़ने वाली वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, उसके बाद कृषि क्षेत्र की किलेबंदी होती थी। तो कृषि क्षेत्र की किलेबंदी के कारण और प्रक्रिया, अब्दुल रज्जाक के अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में जुते हुए खेत, बगीचे और आवास थे। डोमिंगो पेज भी इसकी पुष्टि करता है कि खेतों को इस तरीके से संरक्षित किया जाता था। ठीक है, अब देखो, अब बाकी सारी चीजें, किलेबंदी की अन्य परतें और भी, जैसे 7 परतें टोटल बताई गई है। ठीक है, और सुरक्षित प्रवेश द्वार होते थे। दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो मुख्य सड़कों को जोड़ते थे। इन प्रवेश द्वारों पर बनी मेहराब और गुंबद तुर्की सुल्तानों के द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य कला से लिए गए थे। इसलिए इस कला इतिहास, जिसे कला इतिहासकार इंडो इस्लामिक या फिर हिंदू इस्लामिक शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, सड़कों की विशेषता, सड़कें आमतौर पर पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़क में से कई मंदिरों के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी और उनके दोनों स्थानों पर बाजार भी लगे होते थे। ठीक है, फिर शहरी केंद्र की बात आती है बच्चों। सामान्य लोगों के आवास, सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य है। पुर्तगाली यात्री बारबोसा के अनुसार लोगों के आवास छप्पर के थे, पर सुदृढ़ थे और व्यवसाय के आधार पर लंबी व्यवस्थित गलियां जो है वो व्यवस्थित थे। ठीक है, अमीर व्यापारियों का मोहल्ला, शहरी केंद्र के उत्तर पूर्वी कोने में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई गई है, जिससे संकेत मिलता है कि यह अमीर व्यापारी संभवतः रहते होंगे। मकबरे और मस्जिदें और पूजा स्थल, ये सारी चीजें आप देखेंगे। राजकीय केंद्र, अब हम राजकीय केंद्र, आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दी गई है। महानवमी डिब्बा जो है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, याद रखिए। राज्य का भवन, यह अंत क्षेत्र में सबसे विशाल संरचना है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है। इसके 2 प्रमुख सबसे प्रभावी मंच है, एक तो है सभा मंडप और दूसरा है महानवमी डिब्बा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो महानवमी डिब्बा है, सभा मंडप, ये क्या था, यह एक ऊंचा मंच है जिसमें निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के में छेद बने हुए थे। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। स्तंभों के आसपास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता था, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। महानवमी डिब्बा संरचना, यह शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से
में से में एक उस स्थानों में से एक पर स्थित विशाल का मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इस पर लकड़ी की संरचना बनी होती है। ठीक है। संबंध अनुष्ठान, यह अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिनों में हिंदू त्योहार दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि या महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। ठीक है। तो इस पर ये त्योहार जो है वो मनाए जाते थे। उसके बाद मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूँ। अनुष्ठानों का प्रमुख आकर्षण आप इसमें से पढ़ लेना। और फिर राजकीय केंद्र के अन्य प्रमुख, एक लोटस महल था, कमल महल जिसे कहते हैं, हाथियों का अस्तबल है, एक हजार राम मंदिर। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, हजार राम मंदिर आप याद रखिए कि इसका जो प्रयोग है ना केवल राज परिवार ही करता था। यह राजकीय केंद्र में स्थित एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर था। इसका प्रयोग संभवतः केवल राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। हजार राम मंदिर का ध्यान देना, यहां से बनेगा प्रश्न। अब यहाँ पे आप देखेंगे धार्मिक केंद्र, स्थान का चयन और मान्यताएं। तो ये जो धार्मिक केंद्र थे यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तरी चट्टानों पर स्थित है। रामायण की मान्यता, फिर पंपा देवी की कथा, विरूपाक्ष मंदिर, जैन मंदिर, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई, गोपुरम, मंडप, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई। फिर है, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण समय रेखा मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। महत्वपूर्ण समय रेखा मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि लगभग 1206 ईस्वी में दिल्ली दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। 1435 में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। 1490 में अहमदनगर, बीजापुर और बरार सुल्तानों का उदय हुआ था। 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर विजय प्राप्त की गई थी। 1518 में गोलकुंडा की सल्तनत का उदय हुआ था। 1526 में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 1565 में राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की खोज और संरक्षण, 1800 ईस्वी में कॉलिंस मैकेंजी के द्वारा विजयनगर की यात्रा और खोज हुई थी। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनला द्वारा हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र तैयार किए गए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, है ना, ग्रीनला की जगह अलेक्जेंडर कनिंघम आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद 1576 में जेएफ फ्लीट द्वारा मंदिर की दीवारों पर अभिलेखों का प्रलेख किया था और 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य प्रारंभ हुआ था। प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी और चीजें, में विजयनगर साम्राज्य चारों राजवंशों का तुलनात्मक अध्ययन। देखो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से कोई विशेष जो चीज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है कर्नाटक साम्राज्यमु कहते थे। स्थानीय जो समकालीन जो लोग थे वो इसे कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से जानते थे। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ चार प्रमुख जो राजवंश हैं, तो राजवंशों के नाम याद करो। देखो पहला है संगम वंश। ये 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्थापना करी थी राज्य की, तब से लेकर के 1485 ईस्वी तक। 1485 हरिहर और बुक्का ने प्रथम राजवंश की स्थापना की थी। इसके सबसे प्रतापी जो शासक हुए थे वो देवराय द्वितीय होते। साम्राज्य की स्थापना और प्रारंभिक चित्र का विस्तार किया था। 1485 में दूसरे राजवंश की स्थापना होती है, सुलू वंश की। प्यारे बच्चों ध्यान देना। और ये 1485 से 1530 में सुलू नरसिंह सैन्य कमांडर थे। संगम वंश का अंत करके सुदृढ़ीकरण हुआ था। तुलु वंश जो तीसरा था 1503 से लेकर के 1570। वीर नरसिंह सुलु वंश का सत्ता का अंत किया था। कृष्णदेव राय इसके सबसे प्रतापी शासक थे। रायचूर दोआब और गजपतियों पर इन्होंने विजय हासिल की थी। रायचूर दोआब क्या याद है ना आपको, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो भूभाग है उसे रायचूर दोआब कहा जाता है। फिर आता है अराबिदु वंश। अराबिदु वंश की स्थापना 1542 में हुई थी और वेंकट द्वितीय सबसे प्रतापी शासक थे और तालिकाटा को युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और उसके बाद जो इनकी राजधानी है वो पेनुकोंडा और चंद्रगिरी बनी थी। ठीक है, ये आपने ध्यान दो, यहाँ पे ये सारी चीजें कर दी। उसके बाद ये हम देख चुके हैं, गजपति उड़ीसा के शासकों को कहा जाता था। हाथियों का स्वामी अश्वपति दक्कन के सुल्तान, घोड़ों के स्वामी नरपति विजयनगर के सुल्तान। तुलु वंश और कृष्णदेवराय साम्राज्य हम कर चुके हैं। 1512 कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच जो रायचूर दोआब था इस पर नियंत्रण स्थापित किया था। गजपति को हराया था, बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था और शासन कला पर आधारित एक अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ लिखा था। व्यापारिक नीति ये सारी हम देख चुके हैं, है ना। इन्होंने एक गोपुरमों का निर्माण करवाया था और अपनी माता के नाम पर नगलपुरम की स्थापना करवाई थी। उसके बाद यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध, क्योंकि जो सुल्तान थे इनके आसपास, उनके जो दावेदार होते थे शासक बनने वाले, उनमें हस्तक्षेप करके इन्होंने ये विरुद्ध धारण किया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है भाई। फिर अराबिदु राजवंश और साम्राज्य का पतन ये हम देख चुके हैं। तालिकोटा का युद्ध हुआ था। प्रशासनिक नवाचार, अमर नायक
अमरनायक जो राजा का उन पर नियंत्रण रहता था, ये व्यवस्था इन्होंने करी थी और ये सारा इसके बारे में आप विवरण देख सकते हैं। उसके बाद विदेशी यात्री जो आए थे प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान दो थोड़ा सा, विदेशी यात्री, इसको जरूर आप याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। निकोलो दी कॉन्टी इटली से आया था, अब्दुल रज्जाक फारस से आया था, अफनासी निकितन रूस से आया था, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, डोमिंगो पेस पुर्तगाली यात्री था और फार्नोसो नूनीज ये पुर्तगाली यात्री था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट चैप्टर था जो हमने यहाँ पे कवर कर दिया है और लगभग लगभग सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 1800 में कॉलेज मैकेंजी ने खोज की थी और ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हमने देखा आपका जो चैप्टर था विजयनगर साम्राज्य को। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट जो आपके चैप्टर, वो सारे चैप्टर बहुत ही जल्दी आपके लिए लाने वाला हूं, बहुत ही जल्दी हम कवर करने वाले हैं और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते। नमस्ते।